नमस्कार सभी को। आज हम प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो होते क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले वे संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वे सभी संसाधन जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको विभिन्न तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन मतलब जो वास्तव में है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा पता हो तथा जिनका उपयोग जो है वो हम इस समय कर रहे हैं उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है वो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य संसाधन, मतलब जिनकी संभावना है ऐसे संसाधन, जिनकी मात्रा हमें पता नहीं हो तथा जिनका उपयोग हम इस समय तो नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में उनका उपयोग करने की संभावना हो तो उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लद्दाख में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। अगला वर्गीकरण है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहले जैविक संसाधन या जैव संसाधन, दूसरे अजैविक संसाधन या अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव या जीवित वस्तुएं हैं, वे सभी जैव संसाधन में आती है। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अजैव संसाधन में निर्जीव या जो वस्तुएं जीवित ना हो ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है और इसके उदाहरण हैं वायु, प्रकाश, बारिश आदि। अगला वर्गीकरण है भंडारण या वितरण के आधार पर। वे संसाधन जो सर्वव्यापक हो उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं और वे संसाधन जो स्थान विशेष पर ही उपलब्ध हो उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो भंडारण या वितरण के आधार पर संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह व्याप्त, जो वस्तु या संसाधन सभी जगह पाई जाती है उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु। और स्थानिक संसाधन जो वस्तु या संसाधन कुछ स्थान विशेष पर ही पाई जाती है उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा और अयस्क जो होते हैं वो स्थानिक संसाधन के उदाहरण हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है पुनः चक्रण के आधार पर। पुनः चक्रण या पुनः उपलब्धता के आधार पर। पुनः चक्रण या पुनः उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन जो होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और ये संसाधन जो हैं वो असीमित होते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है तो उपयोग करने के बाद में उनका नवीनीकरण जो है वो तुरंत हो जाता है, उनका पुनः चक्रण हो जाता है और ये संसाधन जो हैं वो प्रकृति में असीमित हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा, और पवन ऊर्जा यानी कि जो बहती हवाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो पवन ऊर्जा होती है। इनका जितना भी हम उपयोग करें वो कम है, जितना भी हम उपयोग करते हैं ये समाप्त नहीं होती है और वापस इनका नवीनीकरण हो जाता है। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनका तात्पर्य है कि जिनका प्रकृति में पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता और जो संसाधन जो है वो सीमित होते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला या पेट्रोलियम। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिनका हम उपयोग करते हैं तो उनका नवीनीकरण या तो नहीं होता है या फिर इतना धीरे होता है कि उसमें बहुत समय लग जाता है। और ये संसाधन जो है वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इनका प्रकृति में पुनर्चक्रण जो है वो दुर्लभ होता है, नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। सामाजिक वानिकी। सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए वनों को प्रोत्साहन दिया जाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। मतलब समाज हित में वनों को प्रोत्साहन देना, वनों की सुरक्षा करना, वनों में बढ़ोतरी करना, इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। और इसके प्रमुख घटक जो होते हैं वो होते हैं कृषि वानिकी, वृक्षारोपण, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण की क्रिया करना, और वन विभाग द्वारा सामुदायिक वृक्षारोपण करना। ये सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण का मतलब होता है जो वनों में, जंगलों में जो जीव जंतु जो होते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना। भारत की भूमि का क्षेत्रफल संसार की भूमि के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जैव विविधता में से 8.1% जो जातियां हैं वो भारतवर्ष में पाई जाती हैं। इसलिए भारतवर्ष को जैव विविधता से समृद्ध राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि इसका जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो पूरे संसार का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल जो जैव विविधता है उसमें से 8.1% जो जातियां हैं, जीवों की जातियां जो है वो भारतवर्ष में पाई जाती हैं। वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो जातियां होती है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि वन्य जीवों में प्रकृति पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे जो हैं, सभी सजीव जो हैं, उनको वन्य जीवों की संज्ञा दी जाती है। अब हम वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण क्या हैं, प्रमुख कारण क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कारण है मानव तथा वन्य जीवों में संघर्ष। मनुष्य और वन्य जीवों में संघर्ष, ये वन्य जीवों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। दूसरा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जो है वो भी वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण है। और तीसरा वन्य जीवों का अवैध शिकार, अवैध रूप से उनका शिकार करना। और चौथा प्रमुख कारण है प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या वृद्धि, खनन के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जाना। ये चार प्रमुख कारण हैं। और एक और प्रमुख कारण जो है वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन जो है ये भी जो वन्य जीव जो होते हैं उनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। तो ये वन्य जीवों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अब वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण जो है उसका तात्पर्य होता है कि जो वन्य जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे जो हैं, उनका संरक्षण करना, उनको सुरक्षित करना, इसको वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। और वन्य जीव संरक्षण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरे होते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय मतलब स्वयं के स्थान पर संरक्षित करना। बहिस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है बही, बही का मतलब बाहर ले जाकर, बाहर के स्थान पर संरक्षित करना। स्वस्थानीय संरक्षण वह संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है। यानी कि जीवों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनके स्वयं के प्राकृतिक आवास में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उनको सुरक्षित कर दिया जाए। तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व। ये सारे जो हैं जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व जो है ये स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। दूसरे होते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य है वह संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त पादप, मतलब जो पादप जो है, जो पादप जातियां या जंतु प्रजातियां जो है वो संकटग्रस्त हैं,
उनको कृत्रिम आवासों में ले जाकर संरक्षण प्रदान करना। वह संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त पादप व जंतु प्रजातियों को कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन्हें बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे पादपों हेतु वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, बीज बैंक उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, और जंतुओं हेतु चिड़ियाघर और एक्वेरियम, ये जो है वो बहिस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। अब हम जो वन्यजीव संरक्षण जो है उनके जो संरक्षण के विभिन्न जो उपाय हैं, विभिन्न जो माध्यम हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां वन्य जीवों व पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, शिकार व पालतू जानवरों की चराई पर प्रतिबंध होता है, निजी संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश जो है वो निषेध होता है, और इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। अब हम भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है। और चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पांचवा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरांचल में स्थित है। और छठा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सातवां है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में स्थित है। और आठवां और अंतिम जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है रणथंबोर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान जो है उसमें स्थित है। इनको याद करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक दी गई है, इन शब्दों से हम याद कर सकते हैं। जैसे पहला गिर गुज, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। दूसरा है ग्रेट हिमाचल, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तीसरा है काजी सम, ये हो गया काजीरंगा और राज्य हो गया असम। फिर है सुंदर बंगाल, तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया और पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य हो गया। फिर है कांचल, का से कार्बेट और चल उत्तरांचल, मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में स्थित है। फिर है सम, स से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और ये मध्य प्रदेश में, म से मध्य प्रदेश हुआ। और अगला है बाख, बाक्स मतलब बा से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और राज्य है क से कर्नाटक। फिर है रणथंबोर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका शब्द है रण केवल राज, तो रण से रणथंबोर, केवल से केवलादेव, और राज से राजस्थान। तो ये कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से हमें इनको याद रखने में सहायता मिल सकती है। इनको भी आप अच्छे से देखें। वन्यजीव संरक्षण का अगला जो माध्यम है, अगला जो तरीका है वो है अभयारण्य। ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध हो तथा निजी संस्था को रचनात्मक क्रियाकलाप करने की ही अनुमति दी जा सकती हो, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों को अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्य सरकार, निजी संगठन या व्यक्ति भी चला सकते हैं, परंतु नियंत्रण जो है वो सरकार का ही होता है। अब विभिन्न अभयारण्य जो है और वो कौन से राज्य में है उनके बारे में जानते हैं। जैसे नागार्जुन सागर अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हजारीबाग प्राणी विहार जो अभयारण्य है वो बिहार में स्थित है। नाल सरोवर प्राणी विहार अभयारण्य गुजरात में स्थित है। मनाली अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और केदारनाथ प्राणी विहार अभयारण्य जो है वो उत्तरांचल में स्थित है। अब हम राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये स्थान है, मतलब वो कौन से जिले में कौन से स्थान पर है, और ये प्रमुख वन्य जीव मतलब उनके जो प्रमुख जीव जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य। ताल छापर जो है वो चूरू में स्थित है और इसका प्रमुख जीव है काला हिरण।
फिर है सरिस्का अभयारण्य, ये अलवर में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है हिरण और गोडावण। फिर है दर्रा अभयारण्य, ये कोटा में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है बगेरा। फिर है माउंट आबू अभयारण्य, सिरोही में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है जंगली मुर्गा। केला देवी अभयारण्य करौली में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है रीछ। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है तेंदुआ या शियार। फिर है सीता माता अभयारण्य, ये प्रतापगढ़ में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है ओडन गिलेरी। फिर है जवाहर सागर अभयारण्य, ये कोटा में स्थित है और इसका प्रमुख वन्य जीव है घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है। अब हम जीवमंडल निच्चे या बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हो जीवमंडल निच्चे या बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। विश्व में 669 जीवमंडल निच्चे हैं, जिसमें से भारत में 18 हैं। तो भारत में कुल 18 जीवमंडल निच्चे या बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थान है। भारत का प्रथम जीवमंडल निच्चे 1986 में नीलगिरी है, जो कर्नाटक तथा केरल में है, मतलब दो राज्यों में है, कर्नाटक और केरल में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है नीलगिरी। अब हम विभिन्न भारत के जो विभिन्न बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कहाँ स्थित हैं और उनके नाम क्या है उनके बारे में देखते हैं। जैसे ये प्रदेश है और ये जैवमंडल के नाम है। तो पहला प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जैवमंडल जो है इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार जैवमंडल। फिर है असम प्रदेश है और असम प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है काजीरंगा या मानस, काजीरंगा तथा मानस। उत्तर प्रदेश राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थित है। पश्चिम बंगाल जो है उसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है सुंदरवन। और मध्य प्रदेश राज्य जो है उसमें जो जीवमंडल निच्चे है उसका नाम है कान्हा। और फिर लास्ट में राजस्थान में जो जीवमंडल निच्चे है या बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है थार रेगिस्तान। तो ये हमने विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में हमने जाना। सतत पोषणीय विकास जो है उसका तात्पर्य होता है किसी भी संसाधन का प्रयोग सीमित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग कर सके। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से अल्प प्रयोग, सीमित प्रयोग जो होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और ये क्यों आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है ताकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो संरक्षित रह सके और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी ये उपलब्ध हो सके और वो भी इनका उपयोग कर सके। चिपको आंदोलन 1730 ईस्वी में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने की खातिर जोधपुर के खेजड़ली गांव के विश्नोई समाज की अमृता देवी ने अपनी 3 पुत्रियों सहित अपने जीवन की आहुति दे डाली। इसी संघर्ष में कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। खेजड़ली इस घटना को खेजड़ली बलिदान की घटना के नाम से जाना जाता है। खेजड़ली के बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। यही आंदोलन कर्नाटक में एपिको नाम से चलाया गया, जिसका अर्थ होता है चिपकना। तो खेजड़ली बलिदान की जो घटना थी जो कि 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में घटित हुई थी, उसके बाद में 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने किया। खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसे राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है माना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो प्रोसोपिस सिनेरिया होता है। 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो भी घोषित किया गया। वर्षा जल संग्रहण यानी कि बारिश के पानी का संग्रहण।
वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो भूमिगत जल के पुनर्भरण का कार्य करता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां हैं, उसमें से जो प्रमुख हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली विधि है खड़ीन। खड़ीन मिट्टी का बना अस्थायी तालाब होता है, ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है। इसके दो तरफ मिट्टी की दीवार और एक तरफ जो है वो पत्थर की दीवार होती है। और जब खड़ीन सूख जाता है, उसका पानी जब सूख जाता है तो खड़ीन में खेती बाड़ी या कृषि जो है वो की जाती है। अगली विधि है तालाब। राजस्थान की प्राचीन विधि है। तालाब की तलहटी में एक कुआं होता है जिसे बेरी कहा जाता है। झील, यह वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन विधि है। इसके जल से कुआं, बावड़ी, कुंड का जल जो स्तर है वो बढ़ता है। अगली जल संग्रहण विधि है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी जल संचयन या जल संग्रहण की पुरानी तकनीक है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जो है वो दीवारों पर बनी होती है। अगली जल संग्रहण विधि है टोबा। थार के रेगिस्तान में जल संग्रहण का पारंपरिक स्रोत है। यह नाडी के आकार का होता है, परंतु नाडी से ज़्यादा गहरा होता है। तो ये वर्षा जल संग्रहण की राजस्थान में विभिन्न विधियां हैं। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।